बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज हम मौजूद हैं स्पेशल टीवी के हेल्थ स्पेशल शो के अंदर और मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद कहता हूं। और आज के दिन हमने अपने स्टूडियो के अंदर एक इंतहाई एक्सपर्ट फैमिली मेडिसन और एक इंतहाई एक्सपर्ट फैमिली फिजिशियन के साथ हमने एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी तरह हमने एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट को भी अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली हम अपने व्यूअर्स और नाजरीन, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। और वो हमारा मौजू ये होगा कि जैसे ही हमने देखा है कि हमारे चूँकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, मैं चूँकि ख़ुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसलिए हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनको मसल क्रैम्प्स होते हैं, जिनको कड़लें पड़ती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, खल्लियाँ पड़ती हैं या उनकी टांगों के नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता। तो पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके कहते हैं, डॉक्टर साहब लगता है मेरा बीपी शूट कर गया या लो हो गया। फिर इसी तरह कहते हैं कि मेरी शुगर चेक करवा दें, लगता है मुझे कहीं शुगर तो नहीं होगी। या कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि मुझे जो है वो मसल क्रैम्प्स हर वक्त पड़े रहते हैं, मैं सोती हूँ या मैं सोता हूँ, मैं उठती हूँ या मैं उठता हूँ, मुझे उठने बैठने में सोने में तकलीफ़ होती है। जब मैं कभी कभी ऐसे होता है कि मेरी टांग मुकम्मल तौर पे सुन्न हो जाती है, फिर मुझे कुछ टाइम तक उसको मसलना पड़ता है, तो तब जाके मैं फिर चल सकती हूँ या मैं चल सकता हूँ। तो हमने आज अपने नाजरीन के इस सारे मसाइल को लोअर लेवल पे देखते हुए, जो कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं, तो हमने इन्हीं को देखते हुए कि आपके जो मसाइल होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडियो के अंदर एक्सपर्ट जो ओपिनियन होता है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई भी सेल्फ़ मेडिकेशन जो आप घरों में करते हैं या कोई भी ऐसी रेमेडी या आप घरों के अंदर जो भी टोटके आजमाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बेनिफिट हों। लेकिन हमने अपने हर वीलॉग के अंदर और अपने हर प्रोग्राम में हमेशा अपने व्यूअर्स के नाम एक पैगाम छोड़ा है कि सेल्फ़ मेडिकेशन हमेशा नुकसानदेह होती है और कभी भी आपने किसी भी टाइम सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपको ये फ़ील होता है कि आपकी बॉडी में हर वक्त दर्दें रहती हैं, मसल क्रैम्प पड़ते हैं, कड़लें पड़ती हैं, जिस्म सुन्न हो जाता है या बेजान हो जाता है या ताकत नहीं फील होती, या आपको महसूस होता है मैं किसी जगह बाजू रखती हूँ या मैं बाजू रखता हूँ तो वो उठाने में दिक्कत होती है या वो सुन्न हो जाता है, इसकी रीज़न क्या होती है और ये क्यों सुन्न होते हैं और इसका आगे ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके लिए हमने आज अपने हेल्थ स्पेशल के स्टूडियो में एक्सपर्ट फैमिली फिजिशियन जनाब डॉक्टर आसिम शफीक साहब को दावत दे रखी है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसी तरह हमने अपने स्टूडियो के अंदर कि अगर आपको इस तरह का कोई मसाइल हो जाता है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन करते हैं। मेडिकेशन के बाद आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी, आपके मसल की मूवमेंट और आपके जॉइंट का इक्वल तरीके से चलना, ये कैसे मुमकिन होता है, इसके लिए हमने अपने हेल्थ स्टूडियो के अंदर, हेल्थ स्पेशल स्टूडियो में आज हमने एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महवश खान को दावत दे रखी है। डॉक्टर साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल का आगाज़ अपने इंतहाई एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर आसिम शफीक साहब से करूंगा कि सर मुझे आप ये बताइए कि जैसा कि हमने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसके इंट्रो में मैंने आपको चीज़ें बताई कि लोग इस तरह के मसाइल के साथ आते हैं, डेफिनेटली आपके क्लिनिक पे भी रिपोर्ट होते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मसल क्रैम्प्स की असल रीज़न क्या है? मसल क्रैम्प्स जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर चूँकि एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो हमारे क्रैम्प्स पड़ते हैं। बल्कि बाज़ का तो हमें ये बताया जाता है, मरीज़ आके ये बताते हैं कि जी रात डॉक्टर साहब हम सोए हुए थे तो रात टांग में एकदम से कड़ल पड़ी है और मैं उठ के बैठ गया, और वो मुझे 10-15 मिनट तक जो है वो उसने किसी काबिल नहीं छोड़ा कि मैं उठ के चल सकूँ या कर सकूँ। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है जिसमें पोटाशियम का मेन रोल है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी खुराक पे, अपने खाने पीने की अज्जा में जो है वो पोटाशियम जो है वो कम लेते हैं। बिलखुसूस चूँकि ये पोटाशियम फलों में ज़्यादा पाया जाता है, आपके केला में बहुत ज़्यादा है, आपकी खजूर में बहुत ज़्यादा है, और लेकिन चूँकि ये लोगों की आम दस्तरस से बाहर होता जा रही है ये चीज़ें, तो इसलिए ये क्रैम्प्स उस वजह से बढ़ते हैं। इसके अलावा विद द एज जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें एक बॉडी की एक डेफिशिएंसी की तरफ चली जाती है, और वहाँ पर आप न्यूट्रिशन अपनी पूरी नहीं लेते तो तब भी आपको ये मसाइल देखना पड़ते हैं। उसमें कैल्शियम का भी एक रोल आ जाता है, उसमें विटामिन डी का भी एक रोल आ जाता है,
उसमें B12 का भी रोल आ जाता है। उसमें ये नहीं कि आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर आपने पसीना जो है वो इतना बहाया है, तो उसमें पोटाशियम का भी एक रोल आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये हम लोग अपने मरीज़ को समझाते हैं और उनके वो टेस्ट लेके उनको बाद फिर देखा जाता है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। हम उस चीज़ को जब पूरा करते हैं तो मरीज़ डेफिनेटली उससे अपनी बेहतरी महसूस करता है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, मुसलसल पड़ते हैं, तो क्या डिहाइड्रेशन का भी रोल है इसमें? जी, डेफिनेटली रोल है। वो तो मैं पहले बता रहा हूँ कि जब पसीना एक अखराज होता है या आपको बच्चों में बिलखुसूस जब डायरिया हो जाता है और ज़्यादा सीवियरली उसको वोमिटिंग भी होती है, तो वहाँ पर भी ये जो है बच्चे को भी क्रैम्प्स पड़ते हैं और बड़ों को भी क्रैम्प्स पड़ते हैं। और वो डेफिनेटली इसमें फिर जो रोल है वो आपकी डिहाइड्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपके पानी अगर पूरा नहीं है जिस्म के अंदर, और बिलखुसूस विद द ओल्ड एज आप देखेंगे कि बहुत से बुजुर्ग हमारे पास ऐसे आते हैं जो डिसओरिएंटेड होते हैं और उनमें जब सोडियम देखा जाता है वो सोडियम कम होता है, वो अल्जाइमर की तरफ भी लेके जाता है। उनकी शुगर तो अपनी जगह पे, क्योंकि शुगर का मरीज़ भी जो है उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है ऐसे, क्योंकि वो जब आपने एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेता है तो उसके साथ अगर कैल्शियम नहीं लेता तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर डेफिशिएंसी उसकी पाई जाती है। और पाकिस्तान में विटामिन डी तो हर बंदे में तकरीबन कम है। जी बिल्कुल। आप 95% जो है, जब पिछले दिनों हमने अपनी फैमिली कॉन के अंदर ये एक सर्वे किया था कि हम डॉक्टर्स के पास, जो कि हम खुद डॉक्टर हैं, वहाँ पर कितनी डेफिशिएंसीज है, तो तकरीबन 100 में से 5 लोगों का ठीक था, बाकी सबका ही कम था। किसी का 5 था, किसी का 10 था, जबकि होना को 20 से ऊपर चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि इसी फैमिली को उनके अंदर मैंने खुद भी अपना विटामिन डी दिया था। तो बाय द वे मेरा 88.9 था, मैंने उसको स्टेटस पे भी लगाया। मैंने कहा कि पहला डॉक्टर है कि जिसका विटामिन डी जो है ना वो पूरा है। तो इससे पहले जब लास्ट वाली हमारी हुई थी तो तब मेरा 25 था। तो 1 साल में यानी मैंने उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया कि उसका फ़र्क पड़ा। तो सर दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा घर में है, कोई मज़दूर है, मेहनत करता है, अब जितने भी हमारे चूँकि जो हमें देखने वाले लोग होते हैं उसमें हर कैटेगरी के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं, इलिट क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है। तो हमारा जो प्रोग्राम करने का बेसिकली मकसद होता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार चीज़ें कर रहे होते हैं। पेशेंट जब हमारे क्लिनिक पे आता है हम उसको गाइडलाइन भी देते हैं, हम उसको डाइट भी बताते हैं, उसको प्रॉपर काउंसल भी करते हैं, जो कि हमारे एक स्केल का हिस्सा है। डेफिनेटली। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम जब हम कर रहे होते हैं तो इसका हमें ये होता है कि ये आज हमने ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, ये जब पता नहीं जब तक ये ज़िंदा है नहीं है, ये चलता रहेगा, लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचता रहेगा। तो बेसिकली ये एक सदका जारिया भी होता है कि अपने इल्म को एक आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करके अपने व्यूअर तक पहुँचाना। तो मेरा ये पर्पज़ है कि एक मज़दूर जो है वो कहता है मैं सारा दिन मज़दूरी करता हूँ और रात को जब मैं सोता हूँ तो सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। उसमें एक फैक्टर तो आपने बता दिया कि आजकल फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लोगों की दस्तरस में नहीं है चीज़ें। तो बीइंग अ फैमिली फिजिशियन मेरा ये सवाल है कि ऐसा बंदे को कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिससे उसको ये पता चले कि मेरे अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी, ताकि वो नाम उनको पता हो। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह उसका कंप्लीट चेकअप हो तो डेफिनेटली उसमें CBC आएगा, उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, उसमें सीरम कैल्शियम आएगा, उसमें B12 भी आएगा, उसमें विटामिन डी भी आएगा। और ये आप जब ये चीज़ें करवा लेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी उस वजह तक पहुंच जाएंगे जिस वजह से वो इस तकलीफ़ में मुब्तला है। बिलखुसूस क्योंकि जो मजदूरी करके आता है वो अपनी एग्जर्शन बहुत ज़्यादा करके आ रहा होता है, उसकी जो डाइट है वो घर में आता है तो कितने पैसे लेके आता है आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आज तो मुर्गी का भाव और बाकी चीज़ों का भाव किस लेवल पे चला गया है कि वो तो बेचारा वो प्रोटीन भी नहीं ले सकता। दाल रोटी भी मुश्किल हो, ठीक है जी, वो दाल रोटी से भी नीचे चला गया है अब तो वो तो दूध दही से भी उसको तो अब तो छुट्टी हो गई है कि जो कि वो उसको पहले इजीली अवेलेबल था। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो पहले सुबह उठ के लस्सी पीता था, वो डेफिनेटली उसके लिए वो बहुत बड़ी एक डाइट थी और उससे बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। उसमें आपको पोटाशियम भी मिलता था, कैल्शियम भी मिलता था और उसमें ये कह ले कि
फैट तो उसका वो तो लाजमी जुज़ जितनी है, ज़रूरत है उसकी वो तो ठीक मिलना है, ही वो भी मिल जाता था। तो ये चीज़ें जब उसको वहाँ से अवेलेबल थी, अब वो भी जो है अब 200 रुपये किलो अब का दूध हो गया है और सवा उतने का 200 दही रुपये का है। उतने का दही है, तो फिर देखिए उसकी 10 तरह से तो वो लस्सी भी निकल गई। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अच्छा, हमारे स्टूडियो के अंदर चूँकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ वाले लोग हैं जो डेली बेसिस पे ग्रास रूट पे काम भी करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी होता है। सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको जो मसल क्रैम्प पड़ते हैं या आपको जो कड़लें पड़ती हैं या आपके जिस्म में जो दर्दें रहती हैं, इसकी वजूहत क्या होती है। अब मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा, डॉक्टर साहब से हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। अगर फीमेल में मैं देखूँ तो वो औरतें हमारे पास रिपोर्ट होती हैं जिनको सी सेक्शन हुए होते हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी कमर में जब से टीका लगा था तब से लेके अब तक मेरी कमर में मुसलसल दर्द रहता है और ये दर्द मेरा ठीक ही नहीं होता। मैं जब भी उठती बैठती हूँ मुझे तकलीफ़ होता है, जबकि ये टीका लगने से पहले मुझे दर्द नहीं था। एक तो मेरा ये सवाल होगा, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा आपसे सवाल होगा अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के व्यूअर्स के लिए या उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, ये लोगों को एजुकेट करने के लिए, वो ये होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेसिक रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तनवीर ने मेरे से पूछे। बेसिकली हमारा जो रोल है वो ये है कि लाइक सर जेड स्ट्रोक के पेशेंट हैं, स्ट्रोक मतलब फालिज का एक मरीज़ आया, मेडिकेशन के साथ साथ उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक अपाहिज इंसान बिल्कुल बेड रेस्ट होता है, बेड रिडन होता है, ना वो अपने हाथों की मूवमेंट उसकी बरकरार होती है, ना वो उठ सकता है, ना वो खुद लेट सकता है। इवन दैट बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट है तो उसके लिए उसकी जॉइंट मूवमेंट्स, उसकी मसल मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, कि हम लोग उनको डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट मोडेलिटीज़, ये चीज़ें यूज़ करवा के उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन जो है उनको बहाल करते हैं। और काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो ड्यू टू फिजियोथेरेपी से रिलेटेड अगर वो इस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इनकम का इशू आ जाता है, लेकिन अगर वो फिज़िकल की तरफ मूव करते हैं तो उनकी रिकवरी जो कि सम ईयर्स की तरफ चली जाती है, वो विद इन सम ईयर्स में जो है वो हो जाती है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये एजुकेट करना कि फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। मसलन बहुत ज़्यादा लोग किसी भी पेन किलर को लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, डिफरेंट वो सप्लीमेंट ऑनलाइन भी ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम उनको ये कहते हैं कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है क्योंकि आपका शोल्डर फ्रोजन है, फाइब्रोमेल्जिया है, लो बैक पेन है, लंबर वर्टिब्रास का इशू है या नी जॉइंट का है, तो बेसिकली अपने व्यूअर्स को ये समझाना कि फिजियोथेरेपी बेसिकली जो चीज़ क्या है, और हम जो फिजियोथेरेपिस्ट बन के आते हैं तो हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है और हम किस चीज़ को पढ़ के आते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक मसाजर में ज़मीन आसमान का फर्क। ठीक है। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी की जो डिग्री है वो 5 ईयर्स जो 5 साल एक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट बुक्स जो हैं वो रीड आउट करते हैं। मेडिकेशन से रिलेटेड बुक्स होती हैं, मेडिकल ही फील्ड इसकी जो थर्ड जो है एलाइड साइंसेस के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है। और रही बात सेकंड ऑप्शंस जो थी कि मसाजर्स जो होते हैं जैसे कि मसाज थेरेपिस्ट होते हैं, उनका एनरोल होता है कि वो मसल्स में जैसे कि ऑयल मसाज लोग यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम लोग होम रेमेडी में भी यूज़ करते रहते हैं। अक्सर लोग जो है अपने घर पे भी मसाज थेरेपिस्ट को इन्वाइट करते हैं, लेकिन फिजियो से रिलेट ये है कि इसमें हम लोग डिफरेंट मशीन्स का एनरोल आ जाता है। हमारी डिफरेंट मशीन्स आती हैं जो कि रोबोटिक्स टाइप्स मशीन्स आजकल हम लोगों की डिफरेंट इनोवेशंस आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ कुछ मैनुअल एक्सरसाइजेज होती हैं। मैनुअल एक्सरसाइजेज में डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो इन्वॉल्व की जाती हैं, ये चीज़ इसके अंदर आती है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कि फिजियो और मसाज थेरेपिस्ट मैं आप लोगों को कहूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। ये इसका मेन रोल है। मैं डॉक्टर साहबा की बात को बहुत ही आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के नाम करता हूँ कि मसाज और फिजियोथेरेपी में जो एक फ़र्क है वो ये है कि मसाज हर कोई कर सकता है, फिजियोथेरेपी हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरे जो जॉइंट की मूवमेंट है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है या जो मेरे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, इस फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है, ये फिजियोथेरेपी वालों का रोल है। उनको पता है कि आपका मसल कहाँ से आ रहा है, आपकी जो नर्व है उसकी किस तरीके से जो उसकी बाइंडिंग होनी है, किस तरह हमने उसको क्लोज करना है। तो जब भी कोई आपका केस होता है आर्थो से रिलेटेड हो, हड्डी जोड़ पट्टे वाले से रिलेटेड हो, तो वो डिपेंड करता है कि वो मेडिकेशन तो आपको कर देते हैं या आपकी ऑपरेशन भी कर देते हैं, उसके बाद आपके उस जोड़ को नॉर्मल हालत में लाने के लिए या उसकी नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करने के लिए जिसका अहम रोल होता है उसे फिजियोथेरेपी कहते हैं।
तो डॉक्टर साहब से मेरा अगला सवाल ये है कि लो बैक पेन, इसकी मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि इसकी अगली जो वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं बेसिक पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शन लगने के बाद, सी सेक्शन के बाद फीमेल हमें कहती हैं कि मेरी ये कमर दर्द नहीं जाता, अब उनको घर में क्या रेमेडी या किस तरह की ऐसी एक्सरसाइज या क्या मूवमेंट करनी चाहिए जिससे वो अपने आप को बेहतर और रिलैक्स कर सके? इससे रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम लोग होम प्लान में जो है अपनी फीमेल्स जो हैं जो कि सी सेक्शन के बाद हम लोगों के पास रिपोर्ट होती हैं, उसके बाद हम उनको होम प्लान जो है वो बताते हैं कि उसमें उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती हैं। सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल चेंजिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसके अंदर आ जाती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद उनकी डिफरेंट एक्सरसाइज आ जाती हैं। अक्सर फीमेल्स कहती हैं डॉक्टर साहब हम जो हैं वो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं और बच्चे हैं, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, इनमें हमारी एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइजेस मेन है कि आप मेंटली रिफ्रेशिंग होके उसके बाद एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम पीरियड में आप जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उससे आपको बेहतर रिलीविंग फैक्टर मिलता रहेगा एक्सरसाइज का, और इससे आपकी जो पेन है वो काफ़ी मैनेज हो जाएगी। जी नाजरीन, हमारे पास असल में बाबा है फैमिली फिजिशियन मौजूद हैं, तो मेरे माइंड के अंदर, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, क्योंकि मैं ग्रॉस रूट पे डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज देखता हूँ, तो इतने सवाल हैं। तो मैं जब सर की तरफ मेरी नज़र जाती है तो एक से बढ़ के एक सवाल मेरे माइंड में आना शुरू होता है कि मैं सर की यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने व्यूअर्स के नाम एक अच्छा पैगाम जो उनको मिल सके वो दूँ। तो हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर सर जितने अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, और मेरा भी ये दिल चाह रहा है कि मैं एक से एक बढ़ के सवाल सर से करूं, तो मेरा सर के साथ एक सवाल ये होगा कि लोगों की जो मिसकंसेप्शंस है या एक मिथ बन चुकी हुई है। हमारे क्लिनिक पे हमने देखा है कि किसी का कोई बेटा या भाई सऊदी अरब में गया हो या किसी भी गल्फ़ कंट्री में हो, यूरोपियन कंट्री में हो, तो वो माएँ या उसके जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आते हैं, उन्होंने 2 मेथी उबाल के इंजेक्शन पकड़े होते हैं और वो हमारे क्लिनिक पे आके टेबल पर रखते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब ए मैनू मेरे मुंडे ने बाहरों भेजे तो ए मैनू ला दो, मेरे पट्ठियां दी दर्द खत्म हो जाए। तो मैं एक तो सर के पास ये सवाल छोड़ूंगा कि मेथी कुबाल का रूल क्या है, मेथी कुबाल कब लगना चाहिए, कितनी देर लगना चाहिए, कितनी उसकी ड्यूरेशन है और कब और क्यों लगना चाहिए। दूसरा, सर से ये मैं पूछूंगा कि मेथी कुबाल के साथ और हमें कोई मेडिकेशन ऐड करनी चाहिए जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा, या अकेला जो मेथी कुबाल है या मिकोबालामीन जो उसके अंदर साल्ट है या विटामिन B12 जो लोग देते हैं, तो इसका अकेले का क्या रोल है? तो सर सबसे पहले तो वो लोग जो अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, आपके क्लिनिकल ट्रायल में तो बेशुमार आते होंगे क्योंकि शुगर वाले आते हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, CKD है, CLD है, तो लोग रिपोर्ट होते हैं। तो आपके क्लिनिक पे भी ऐसा कोई ट्रायल होता है कि लोग मेथी कुबाल नेरोबियान लेके आ जाएं? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, ये तो बड़ा कॉमन सा है आजकल कि कोई सऊदीया से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, तो वो सारे ही कोई सेंट्रम पकड़े आ रहा है और कोई न्यूरोबियान पकड़े आ रहा है, कोई इसी तरह मेथी कुबाल पकड़े आ रहा है। चूँकि उन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन की नहीं होती और डेफिनेटली जो अब ओल्ड एज में प्रॉब्लम आते हैं वो हमारे यहाँ चूँकि खुराक की एक डेफिशिएंसी है, तो एक चूँकि B12 एक महंगा टेस्ट भी है, तो इसलिए हर कोई बंदा करवा नहीं सकता, और इसलिए अगर वो 1-2 इंजेक्शन लगवाने के बाद वो समझता है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसको फिर कम से कम 5 से 10 टीके ज़रूर लगवा लेने चाहिए। लेकिन ये एक ट्रायल है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि पहले आप अपना B12 करवा लें और उसके बाद जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ले लें। वैसे हमारे यहाँ इतनी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए जितनी, क्योंकि हमारी खुराक जो है उसमें हम अबंडेंट हम B12 ले लेते हैं, और चूँकि हम अपने जिस्मों को बहुत ज़्यादा ढांपते हैं, और सर्दियों में बच्चों को भी इसी तरह ढांपा जाता है, बड़े भी इसी तरह ढांपे जाते हैं, बल्कि वो तो बड़े तो हैं वो तो बिस्तर से ही नहीं निकलते सारा दिन, तो इसलिए वो डेफिनेटली वो फिर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी में आ जाते हैं। तो फिर जब वो उन्हें दिया जाता है तो डेफिनेटली वो अपने आप को बेहतर भी महसूस करते हैं। जिस तरह मेरी बहन ने बात की CVA की, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज बड़ा क्लियरली देना चाहता हूँ कि खुदारा, क्योंकि ये जो फालज की बीमारी है वो हाई ब्लड प्रेशर से होती है, और हाई ब्लड प्रेशर जब अपनी पीक पे जाता है तो फिर जाके कोई ऊपर से खून की नाली जो है वो लीक आउट कर जाती है या बर्स्ट कर जाती है, और उसका हल किसी के पास उस वक्त नहीं होता, मासवाए इसके कि वो 24 घंटे में एक टीका मिलता है, वो लगवा लेना चाहिए ताकि आपके मरीज़ को जो है वो बेड रिडन ना हो। बेड रिडन का मतलब कि वो फालज से बिल्कुल मफलूज ना पड़ा पड़े, बल्कि वो अगर उसी वक्त जाके अपना इंजेक्शन लगवा लेगा
तो हाल तो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाएं और फ़ौरन वो 16 से 18 घंटे के अंदर अंदर अगर वो इंजेक्शन लग जाए तो वो मरीज़ जो है वो फालिज से बच सकता है। और दूसरी बात ये है कि उसी वक्त ब्लड प्रेशर की दवाई जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, ये प्लीज़ ना रखें, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो हम वो इंशाल्लाह सर के पास दोबारा आएंगे। अभी यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक और सर के साथ गुफ्तगू जारी है, और ब्रेक के बाद हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। हेल्थ स्पेशल में हम अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं दोबारा से। ब्रेक के बाद हम सर के साथ बात कर रहे थे। जी सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। हाँ जी, वो उस वक्त जो लवाहिकीन हैं वो भी, और जो लोकली डॉक्टर्स जो के इतने एजुकेशन में जो है वो बहुत पीछे होते हैं, यानी क्वैक्स जो हैं, वो फ़ौरन से पहले ज़ुबान के नीचे गोली रख देते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर नीचे आए। उसे ये नहीं पता कि भाई ऐसे मरीज़ का जो कि फालिज में है उसका ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे नहीं लेके आते, क्योंकि उसका जैसे जैसे ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे लेके आएंगे वो उसका फालिज मुस्तकिल हो जाएगा, जबकि जो खून की नाली वहाँ पर लीक कर गई है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने अब्जॉर्ब होना ही होना है। उसको ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हम खुद जो डॉक्टर्स हैं वो सब जो है वो हाई लेवल पे रखते हैं कि नीचे वाला उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 100 तक रहे, ऊपर वाला जो है वो 140-50 तक रहे, उससे नीचे ना आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे लेके आएंगे तो वो मरीज़ जो है वो अपने फालिजपन से बच जाएगा और अपनी इस जो नकाहत और बाकी चीज़ें हैं उससे महफूज हो जाएगा। और जब वो महफूज हो जाएगा तो वो घर में उसी तरह का एक फ़र्द बनेगा जिस तरह का वो पहले था। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी ऐसा मरीज़ आए तो उसको प्लीज़ रेफ़र कर दे जनरल हॉस्पिटल में या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। जहाँ जहाँ पर भी आप लोग, लाहौर में तो जनरल हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद में जो है वो PIC है, फैमिली पिम्स है, वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ जो है मौजूद हैं। तो वहाँ पर अगर चला जाएगा बर वक्त तो उसका बर वक्त इलाज हो जाएगा और वो मरीज़ चलता, बेशक गया बेड पे था लेकिन चलता हुआ वापस आएगा। तो ये एक मैजिक है, तो इस मैजिक का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। यानी सर का कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का अटैक होता है जिसमें आपका कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, शल हो जाता है या आपको फालिज हो जाता है, तो फौरी तौर पे आपके नियरेस्ट कोई भी टर्सी केयर हॉस्पिटल है, कोई टीचिंग है, कोई DHQ है या THQ है, तो फौरी तौर पे वहाँ रेफ़र करें जो भी आपके नियरेस्ट जो फैसिलिटी मौजूद हो। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि फालिज का जो पेशेंट होता है पैरालाइज, उसको आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं? आपका उसमें रोल क्या होता है? ठीक है सर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो उसके अंदर रोल देखा जाता है और जो हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उसके, इसमें हम लोगों की डिफरेंट मशीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो कि उनकी नर्व सेंसेशंस को अगेन बैकअप बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि उसकी अगर कहीं से ब्लॉकेज हो रही है, कहीं से नर्व सेंसेशन उसकी ब्रेकआउट हो रही है या कम हुई हुई है या उसको बिल्कुल भी उस जगह पे महसूस होना बंद हो चुका हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाली हमारी डिवाइस जो है, मशीन, वो यूज़ करने के बाद और सम उसको एक्सरसाइजेज जो उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइजेज हैं उनको वो करवाई जाती हैं और काफ़ी टाइम लॉन्ग पीरियड इस चीज़ को लेकर चला जाता है। अगर उसका जो पैरालिसिस है उसके मुताबिक उसको देखा जाता है और पेशेंट की इम्यूनिटी जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको चेक एंड बैलेंस करते हुए उसकी रिकवरी जो है वो कब तक वापस आती है। लेकिन इसमें जो मेन हम लोगों का रोल है कि हमारी जो मशीन और एक्सरसाइज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। अगर किसी जगह पे जैसे होम विज़िट होते हैं आप लोगों के, तो होम विजिट में जाके आप क्या करते हैं? मोडेलिटी अपनी साथ लेके जाते हैं या हीटिंग पैड, कोल्ड पैक, या इससे किस तरह ट्रीट करते बेसिकली हम लोग अपनी कुछ मोडेलिटीज़ जो हैं जो कि नीडेड हैं पेशेंट से रिलेटेड, उसको हम अपने साथ ज़रूर लेके जाते हैं। ठीक हो गया। और आप ये समझती हैं कि जिस तरह आपको कोई इस तरह का पैरालाइज केस मिलता है या कोई भी शोल्डर फ्रोजन लगा लें या कोई भी अलग, इसका क्या टाइम पीरियड होता है, कब तक ये रिकवरी के चांस होते हैं? ठीक है, अगर देखा जाए फ्रोज़न शोल्डर जिसे कहते हैं कि कंधा जो है वो जाम हो गया, अक्सर मरीज़ा कहते हैं कि मैडम या डॉक्टर साहबा जो है हम लोगों का कंधा जाम हो गया, हमें फ़लाँ बीमारी थी, बैकअप उनकी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए
तो इसकी जो रिकवरी टाइम है, फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी टाइम है, बेसिकली इसमें ग्रेड्स होते हैं कि इसको किस ग्रेडिंग का जो है फ्रोजन शोल्डर है। किसी की साइड जो अप वाली साइड है, जो आगे वाली साइड है, यहाँ की तरफ हाथ मूव नहीं होता, किसी की पीछे वाली साइड की तरफ हाथ नहीं जा रहा या ऊपर की तरफ हाथ नहीं उठ रहा। अक्सर लोगों से कंघी नहीं हो रही, पीछे कमर पे नहाते हुए कोई, जैसे कि अगर हम लोगों ने कमर की सफाई करनी है तो हाथ पीछे की तरफ नहीं जा रहा, या टॉवल वगैरह जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ग्रेडिंग इसमें हमारी लैंग्वेज में जो वो ग्रेड्स आ जाते हैं, उस ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए फिर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड में इसकी रिकवरी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ फिजियोथेरेपी करानी है, दवाई कोई नहीं खानी। तो क्या आप ये समझती हैं कि फिजियोथेरेपी और मेडिसिन जो है ये टुगेदर चलनी चाहिए, इकट्ठा इनका रोल होता है, या इसके बगैर भी आप रिकवर कर सकते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो स्टडी से रिलेटेड है वो कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी जो है वो मेडिकेशंस को जो बहुत कम लेकर चलेंगे, जस्ट वाइटामिन और कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं वो पेशेंट्स को देंगे, लेकिन एक पेशेंट मेडिकेशंस और लाइक एक्सरसाइजेज। अब एक कॉमन सा एक नॉलेज है मेरे एक बिहाफ के ऊपर जो नॉलेज है, मैंने देखा है एक पेशेंट बहुत पेन में आया मेरे पास, ऐसा मेरा बैकअप हिस्ट्री थी, लाइक फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड ही था, मैंने आप लोगों को बताया। इसी के ऊपर हम डिस्कस अगेन करते हैं। पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर ही है, अब उसको पेन है, मैंने उनको एक्सरसाइज करवानी है, डिफरेंट मशीन्स जो भी लगानी है, उनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन कुछ मशीन से इरिटेशंस भी नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज से पेन, आप देखें कि एक ऑलरेडी पेन में है मरीज, उसको ऑलरेडी दर्द हो रही है उस जगह पे, हम लोग उसकी मूवमेंट जो है वो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। मूवमेंट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पेन जो है वो रिकवर होती है। पेन या तो इंक्रीज हो जाती है या कभी सम औकात में उसकी पेन जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मेरे नज़रिए के मुताबिक जो है उसको मेडिकेशन अपने साथ लेके चलनी चाहिए, ताकि जो उसकी पेन है, मसल्स पेन है या न्यूरो से रिलेटेड उसको पेन आ रही है, किसी नर्व्स में किसी को किसी भी तरह की सेंसेशंस उसको महसूस हो रही हैं, झंझनाहट जिस भी तरह की आ रही हैं, वो आपकी मेडिकेशन से रिकवर होंगी। और जो आपकी मूवमेंट है और मसल्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग और पावर जो आपकी एक्सरसाइज के जरिए थ्रू आउट रिकवर होगी। जी, अगेन हम दोबारा बाबा फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे। ये मैंने आज नया तखल्लुस दिया सर को कि सर ये बताएं कि विटामिन डी क्या चीज़ है? विटामिन डी बेसिकली एक हार्मोन है जिसका रोल जो है वो आपके किडनी के इर्द गिर्द और जिगर के इर्द गिर्द घूमता है, और ये बॉडी के जो जितने भी मैकेनिज़्म हैं आपके हार्मोन दूसरे भी, उन पर इसका जो है वो काफ़ी बहुत अच्छे असरात होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी जो है वो आपको छोटे बच्चों में, आप जितने भी, ये आजकल का मौसम है तो 7 माह के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन्हें ज़रूर विटामिन डी का एक इंजेक्शन पिला देना चाहिए। 2000 के मंथली बेसिस पर 3 माह पिलाएं। आप देखेंगे कि वो बच्चे जो कि ये चीज़ ले रहे हैं उन्हें वो ब्रोंको नमूनिया कम होगा निस्बत उन बच्चों के जिनकी जो डेफिशिएंसी है और वो उसको पूरा नहीं कर रहे। इसी तरह जो हड्डियों की दर्दें हैं, बॉडी जिस्म की बाकी पेन्स हैं, वो उसकी डेफिशिएंसी से होती हैं। तो वो जब आप पूरा करते हैं अपने जिस्म के अंदर, तो वो आपकी सोच, आपकी सलाहियत, आपके बाकी मामलात, अज़ा के बाकी मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन डी जो है ये इतना अच्छा हार्मोन है कि इसका होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ये सर नेचुरली हमारी बॉडी में किस तरह आता है? ये नेचुरली बॉडी में आता है कि देखिए, अब जैसे आज से अगर हम 5, 7, 10, 20 साल पीछे चले जाएं, जी तो ये बाहर से इंटेक नहीं हम करते थे, बाहर से इंटेक नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त हम जो सर्दियां आती थी तो हम सारा दिन धूप में बैठा करते थे। और ऐसे ही आप कभी देख लें कि अपने बुजुर्गों को कि वो धूप में बहुत ज़्यादा बैठा करते थे, और जब वो धूप से रात को उठ के घर जाते थे तो वो कहते थे जी मैं बॉडी अब जो है आज मुझे बड़ा पुरसुकून में रहा हूँ। वो किस लिए कि वो बॉडी से उन्होंने जब क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो जब हमारी बॉडी में बढ़ती हैं तो अंदर से जो हार्मोन्स का एक मैन्युफैक्चरिंग हार्मोन्स हैं वो जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो फिर विटामिन डी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कह लें कि अब गोश्त में है, लेकिन वो छोटे गोश्त में है या दूध में हल्का सा है, तो वो अफोर्ड करना जो है वो अफोर्डेबिलिटी। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि ये हेल्थ स्पेशल जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये मसल क्रैम्प, कड़ल्ले पड़नी, हाथ पांव सुन्न होना, या आपकी बॉडी में दर्दें रहना, या आपकी टांगों के नीचे वाले हिस्से में, या बॉडी का ओवरऑल काम ना करना, या उसमें वीकनेस फील होना, कमज़ोरी फील होना, इसी के ऊपर है। तो सर से मैंने ये पूछा कि विटामिन डी, अब मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में क्या रोल है? अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा है, विटामिन डी शार्ट है,
तो क्या वो एफिकेसी रेट उसी तरह आएगा या फ़र्क आएगा? डेफिनेटली ये कैल्शियम के साथ इसका बहुत मेन रोल है। जब तक आप विटामिन डी लेते रहें तो बेहतर ये है कि साथ में कैल्शियम भी लें। ठीक है। कैल्शियम अगर पूरा नहीं होगा तो विटामिन डी जो है वो आपको असर अंदाज नहीं होगा, क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन, उसकी बाकी मामला जो है वो उसके साथ यानी बड़े विटामिन लिंक्ड डी है। ट्रांसपोर्ट का काम। अच्छा सर, नाजरीन को ये समझाने के लिए कि विटामिन डी का जो टेस्ट है उसका नॉर्मल लेवल क्या है? उसका देखिए, बात यह है कि हर लैब का अपना एक किट स्टैंडर्ड है। वो किट के ऊपर उनका स्टैंडर्ड खड़ा है। ठीक है। वो बाज़ जो हैं वो 20 मिलीमोल ग्राम को जो है वो नॉर्मल काउंट करते हैं, 20 से लेके 150 तक। लेकिन बाज़ जो हैं वो बहुत शॉर्ट में भी आ जाती हैं कि जो उनका 5 भी से 10 तक उनका नॉर्मल है। तो इसलिए ये जो वो लैब जिससे वो करवा रहे होते हैं वो उसका क्राइटेरिया जो है वो देखना पड़ता है कि वो रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि भाई ये नॉर्मल वैल्यू इसकी ये है। अच्छा, कैल्शियम का सर जो टेस्ट हम करवाते हैं, सीरम कैल्शियम, अक्सर हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को लिखते हैं 200, 250, 300 का टेस्ट होता है, या कोई अच्छी लैब में चले जाए 500-600 का होगा। अगर हम विटामिन सी करवा लेते हैं और विटामिन सी में उसका कैल्शियम नॉर्मल आ रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि साइन और सिम्टम उसी तरह के आ रहे हैं, क्रैम्प्स हैं, वीकनेस है, दर्दें हैं, तो फिर विटामिन डी लाजमी हो जाता करवाना? विटामिन डी करवा लेना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब ये सारा कुछ नॉर्मल हो तो ज़्यादा बेहतर है कि उसका पोटाशियम करवाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ खजूर जो है वो सिर्फ रोज़ों में खाई जाती है, केला भी जो है वो ज़्यादा उसी वक्त खाया जाता है। मज़दूर जो है वो अपने दोपहर का खाने में ज़रूर बाज़-औक़ात जो है वो मैं देखता हूँ कि उसको कुछ ना मिले तो वो केला ले लेता है। तो पोटाशियम रिच है केला भी, और इसी तरह खजूर जो है वो पोटाशियम रिच है। बड़ा दोनों सस्ते फल हैं, लेकिन ये है कि उसको खजूर जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होती, वो रमज़ान में ही ज़्यादा अवेलेबल होती है। बाकी दिनों में हम समझते हैं कि जी नहीं, हालांकि ये सुन्नत भी है कि घर में खजूर रखें ताकि आपको जब कभी किसी की ज़रूरत हो हर खाने के बाद भी आप खजूर ले सकते। अच्छा सर, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे बनाना की बात हुई, केले की बात हुई, केला एक ऐसा फल है कि जो आपको इस मौसम में तो तकरीबन कुछ थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं और सस्ता भी था। तो बेसिकली केला जो है, जैसे हम बच्चों में देते हैं तो लोग कहते हैं जी छाती इसकी ख़राब है तो केला नहीं दे सकते, क्या इसका कोई रोल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे ये एक मिथ बनी हुई है। जैसे किसी को खांसी है, जैसे खांसी है तो वो कहता है कि जी मैं माल्टा खाऊंगा, हालांकि माल्टा जो है विटामिन सी है, और विटामिन सी जब आप लेते हैं तो आपको नज़ला जुकाम को बेहतर करता है। लेकिन हम इसलिए नहीं लेते माल्टा किन्नू के जनाब हमें नज़ला लगा हुआ है, हमने माल्टा किन्नू नहीं खाना कि भाई इससे मज़ीद बढ़ जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं। अच्छा सर, एक और कन्फ्यूज़न है, एक और मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि जैसे किसी क्वाइक के पास कोई बंदा जाता है तो वो कहता है मुझे ना दर्दें होती रहती है, वो जाते हैं मुझे एक इंजेक्शन देता है तो मैं 24 घंटे के लिए फिट हो जाता हूँ। अब वो इंजेक्शन एक तो स्टीरॉयड वगैरह देते होंगे, वो बात तो मानने में आती है, लेकिन जो उसने 3 खुराकें दी होती है ना, उस खुराक में हमने देखा कि उसने हर खुराक में विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स डाली होती है। तो बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी से भी कोई फ़ायदा होता है मसल क्रैम्प्स में, वीकनेस? बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि ये अभी हम अपनी बात, हमसे जो पहले लोग थे, कभी ज़रा देखें कि हम जब एंटीबायोटिक्स लिखते थे, अब हम लिखते हैं तो हम विटामिन B12 नहीं लिखते, जबकि जो हमारे पिछले प्रैक्टिशनर थे वो B12 बल्कि साथ दिया करते थे कि भाई ये ज़रूर साथ दो, क्योंकि हमारे जो गट है उसमें जो B12 भी मौजूद होता है, बाकी मामला भी वहाँ ही से बनने होते हैं। वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो अच्छे वाले हैं वो आपका B12 भी बनाते हैं, बाकी मामला भी देखते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो हमें वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मारते हैं, तो इसलिए वहाँ पर अगर आप विटामिन B12 दें साथ और C दें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने व्यूअर्स को मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ हम सीख लें। आप ये समझती हैं कि जो इस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं नी जॉइंट पेन के साथ, उनकी जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो फिजियोथेरेपी के साथ आप सप्लीमेंट अगर कोई उनको रिकमेंडेशन करते हैं, जैसे सेल्फ अगर आप किसी विजिट पे हैं, किसी ने उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया हुआ या किसी डॉक्टर ने अगर उसको रिकमेंड नहीं किया हुआ, तो आप लोग उसमें कोई सप्लीमेंट देते हैं या डाइट बताते हैं या किस तरह उसको मैनेज करते हैं? बेसिकली देखा जाए तो ये पेशेंट की कैटेगरी को देके देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेशेंट ज़रूर हैं लेकिन उनकी पास्ट हिस्ट्री उनसे ज़्यादा है। पेशेंट अगर हैं तो उनकी पास्ट हिस्ट्री कुछ ना कुछ मेडिकल से रिलेटेड ना, उनकी पास्ट हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है।
लाइक उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको डायबिटीज़ भी है, ये बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हो चुका हुआ है। और उनका बाकी जो है कहते हैं माइल्जिया पेन्स भी उनको आ रही हैं। इसको देखते हुए हम मोस्टली अगर पेशेंट कुछ कार्डियक इश्यूज़ भी आ जाते हैं इसमें देखते हुए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मोस्टली हम पेशेंट्स को या तो रेफ़र कर देते हैं कि आप जो हैं वो मेडिसिन के डॉक्टर या जो भी आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिनके पास आप विज़िट करते हैं, आप उनसे जो हैं वो रिकमेंडेशन ले लें। अगर पेशेंट फिर भी हमें बहुत फोर्स करता है तो फिर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई सप्लीमेंट्स जो हैं उनको बता देते हैं कि आप ये सप्लीमेंट यूज़ करें और इतने टाइम के लिए जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे मरीज़ जिनको मसल क्रैम्प पड़ते हैं, कड़लें पड़ती हैं, खल्लियाँ पड़ती हैं, या वो ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट फील करते हैं, उनको आप होम रेमेडी के तौर पे क्या बताएंगे कि उनको कौन सी फिजिकल मूवमेंट करनी चाहिए? उनको हम लोग मोस्टली कहते हैं कि आप अपनी लेग रेजिंग जो है वो रखें, जैसे कि लेट के अपने टांगों को थोड़ा सा ऊंचा करके रखें और जो हमारे फीट हैं जो कि हमारे पाँव हैं उनकी आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन लाइक उसको ऊपर की तरफ करें, उसको नीचे की तरफ करें। इस तरह की ये 2 से 3 एक्सरसाइजेज हैं वो करें और पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें। स्ट्रेचिंग में आप उनको क्या बताते हैं? जैसे वो घर में आते हैं, अपने बाजू की फोल्डिंग करें, लेग की फोल्डिंग करें, कमर को झुकाएं, गर्दन को मूव करें, इसमें उनके लिए क्या पैगाम है? इसमें उनके लिए ये है कि आप सबसे पहले अगर ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लाइक दैट, हाथ को ऊपर की तरफ कर रहे हैं या नीचे की तरफ कर रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रेच दे रहे हैं, जैसे कि आपके पूरे हाथ में आपको खिंचाव महसूस होता है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो मेरे पूरे बाजू में नीचे खिंचाव महसूस हो रहा है। ये है कि आपने इसका पोस्चर और इसका बैलेंस मेंटेन करना है। ये नहीं कि आपने हाथ को बहुत ही पीछे कर देना है कि आपको रिस्ट में पेन आने लग जाए या आपके जो बाकी जो जोड़ हैं या जो भी लिगामेंट्स हैं, वेन है, वो काफ़ी खिंचाव में आ जाए, उसके बाद आपके लिए ये मसला ज़्यादा हो जाए। इसलिए आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या कोशिश करें कि आप डॉक्टर से जो है वो रेकमेंड करके फिर वो एक्सरसाइज करें ताकि आपका जो पोस्चर है वो ख़राब ना हो। एक और सवाल डॉक्टर साहब, इसी से मेरे जहन में आया कि कुछ पेशेंट जो होते हैं घरों में, उनको स्वेलिंग हो जाती है किसी जगह पे, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है या वैसे कोई दबाव आ गया, स्वेलिंग होगी, तो स्वेलिंग के ऊपर आप कोल्ड थेरापी या हॉट थेरापी, इसमें से जो लोग होम रेमेडी करते हैं तो उनको आप बताएं कि सोजिश अगर है या दर्द है तो उसमें कौन सी थेरापी ज़्यादा सूटेबल? ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री उसकी पेशेंट की है कि उसको अभी अचानक चोट लगी है, चोट फ़ौरन लगी है, तो उसके ऊपर हम लोग जो है वो कोल्ड थेरेपी के ऊपर तरजीह देते हैं कि आप उसके ऊपर आइसिंग करें, लाइक बर्फ़ लगाएं या कोई भी ठंडी चीज़ है आपके पास एट द स्पॉट ऑफ टाइम, ज़रूरत के टाइम आप वो जो है वो इस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करें और उसके कुछ टाइम लिमिट के बाद आप उसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे तो आपकी जो स्वेलिंग है, जो सोजिश वगैरह हो जाती है, उसमें वो काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट्स नज़र आएंगे। आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ना हमने देखा ये बेशुमार ऐसे केस आ रहे हैं कि जिनको इंजेक्ट होता है आईएम, इंट्रामस्कुलर लगता है, या उनको आईजी लगते हैं। दोनों सूरतों में ना लोगों के वो गिल्टियाँ बन जाती हैं या लोग कहते हैं मेरे एक इंजेक्शन लगा था, रेडियल नर्व इंजरी होगी। तो इसके ऊपर आप क्या लोगों को बताना चाहती हैं कि फिजियो का इसमें क्या रोल है? ठीक है, अब देखें बेसिकली इंजेक्शन जो वो इंजेक्ट किया गया है, इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद अक्सर पेशेंट को गिल्टी जो है वो, जैसे कि सर ने मुझसे क्वेश्चन किया, वो अक्सर मामूली बात है कि लोगों को जो है ना वो बन जाती है। कुछ लोगों के मसल्स जो होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो काफ़ी सख्त होते हैं, कुछ के सॉफ्ट होते हैं। अब पेशेंट जो है जैसे इंजेक्ट किया है, हमारे जो भी वहाँ पर क्लाइंट है उसने इंजेक्ट किया, तो पेशेंट या तो उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता रब करना शुरू कर देता है या उसमें से ब्लीडिंग जो है वो होना, ऑफकोर्स जब एक नीडल लगी है तो कभी ना कभी तो उसमें से ब्लड निकल ही आता है, तो पेशेंट उसको प्रॉपरली रब करता ही नहीं है, उसको हमेशा थोड़ा दबाने के बाद उसको फिर उसको रब करना चाहिए, फिर उसको मसलना चाहिए। हमारे यहाँ पे इसी वजह से इसकी गिल्टी बन जाती है। अगर इस तरह का पेशेंट आते हैं, हमारे पास भी आ जाता है, कुछ काफ़ी चीज़ों को लेकर आते हैं, इसके लिए हम लोग मोस्टली पहले कोल्ड थेरेपी को तरफ लेकर चलते हैं और फिर इस पर जेंटली जो है वो मसाज थेरेपी के साथ इसको जो है सॉर्ट आउट करते हैं। जी, हमारे पास लास्ट 2 मिनट हैं, तो मैं बिल्कुल बगैर बोले हुए मैं बाबा फैमिली फिजिशियन के पास जाऊंगा कि वो आपको कोई पैगाम दें कि जो इस तरह की उनको वीकनेस, दर्दें वगैरह होती हैं, इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जी हर बंदा, हर मेल और फीमेल, बच्चे, बूढ़े सब जो हैं वो अपने वर्जिश को जो है वो बरकरार रखें, अपने जिस्म। ये अल्लाह पाक ने हमारा ये जिस्म जो है ना, ये मुशक्क़त के लिए बनाया है, हम इसको रेस्ट पे ले गए हैं और ये दोनों जो फ़र्क हैं इसको हमें ख़त्म करना है। हम अपनी बॉडी को उसी लेवल पे ले आए जिस लेवल पर अल्लाह पाक ने इसको बनाया है, तो हम इसको बहुत बेहतरीन इससे नताज हासिल कर सकते हैं। उसमें आपकी सुबह उठ के सबसे पहले जो है आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी वॉक करें, वॉक करने के बाद फिर आप घर आएँ, घर आके तो जो आप नाश्ता करते हैं नाश्ता करें। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम दें। अपनी फैमिली को जितना भी टाइम देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा,
क्योंकि आप अपनी जितनी भी वरीज़ हैं, हरीज़ हैं, वो सारी जो है वो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। वो आपके हमदर्द हैं, वो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छी बात ही बताएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा मसला आ जाता है तो वो डेफिनेटली वही घर वाले आपको जो है सपोर्ट करेंगे और वो आपको प्रॉपर जगह पर लेके जाएंगे ताकि आप एक अच्छी जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी के पास जाने लगे तो कम से कम ये देख लें कि क्या वो बंदा क्वालिफाइड है भी कि नहीं। जी नाजरीन, वक्त की शॉर्टेज है, सर को हम किसी सूरत भी इस तरह इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन चूँकि आपको पता है कि जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उसमें टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो मेरा अपने व्यूअर्स के नाम ये पैगाम है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों को सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। अपने आप को जिस्मानी और रूहानी सुकून के लिए, जिस्मानी जो मामला थे वो हमने डिस्कशन किए, रूहानी मामलात में आप नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र रोज़गार करें। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।